मीडिया वाले केजरीवाल एंड कंपनी की हकीकत न दिखा सके और न बता सके, इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए और न्यूज चैनल्स और अखबार के मालिकों के मुंह रुपयों से भर दिए। केजरीवाल का काम हो गया। और कुछ इसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल अदालत से भी निपटना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें लेने के देने पड़ गए। दिल्ली में बेकाबू कोरोना, ऑक्सीजन की कमी, फिर उसकी कालाबाजारी, हर मोर्चे पर विफल केजरीवाल सरकार को लगातार दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार लगती रही। तो इससे बचने के लिए केजरीवाल ने 5 स्टार होटल अशोका होटल में जजेस और न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के कोविड सेंटर बनाने का आदेश दे दिया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का इरादा जजेस को खुश करने का था। दिल्ली हाईकोर्ट को ये बात तुरंत समझ में आ गई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा से कहा, उन्होंने मीडिया में जो पढ़ा वो बहुत भ्रामक है। कोर्ट ने ऐसी कोई अपील नहीं की कि उन्हें होटल में 100 बेड रिजर्व करवाए जाएं। बार एंड बेंच के ट्वीट के अनुसार कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि उनकी ओर से न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल परिसर को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 सुविधा में बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है कि आप इसे इस होटल या उस होटल में स्थापित करें। हम पहले ही 2 न्यायिक अधिकारियों को खो चुके हैं। हमें बस ये चाहिए कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो वह सुविधा दी जानी चाहिए। अदालत ने केजरीवाल सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप आदेश को बिना किसी मतलब के इधर उधर घुमा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट ने पूछा कि आपको लगता है कि जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा है तो हम 5 स्टार होटल में 100 बेड्स मांगेंगे? कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि कौन सी सुरक्षा आपने ऐसा खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किया या फिर हमें खुश करने के लिए। कोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा कि कोर्ट के अनुरोध पर, जबकि कोर्ट का अनुरोध ये था ही नहीं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में जजेस के लिए कोविड सेंटर बनाने का आदेश वापस ले लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देर रात एक ट्वीट किया और कहा, अशोका होटल में जजेस के लिए एक कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाने संबंधी आदेश वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया था कि यह आदेश मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के बिना जारी किया गया था। सूत्रों ने कहा कि सिसोदिया ने यह पता लगाने के लिए आदेश संबंधी फाइल मंगाई है, इसे पारित कैसे किया गया। चाणक्यपुरी के एसडीएम की ओर से 25 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था, अशोका होटल में कोविड-19 केंद्र को प्राइमस अस्पताल से संबद्ध किया जाएगा। इसमें कहा गया था कि यह केंद्र दिल्ली हाईकोर्ट के अनुरोध पर बनाया जा रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसने अपने जजेस, अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए किसी 5 सितारा होटल में कोविड-19 केंद्र बनाने का कोई अनुरोध नहीं किया है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हमने किसी 5 सितारा होटल को कोविड-19 केंद्र में बदलने जैसा कोई आग्रह नहीं किया है। उसने दिल्ली सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। पीठ ने आदेश को गलत बताते हुए कहा कि इसके कारण ये छवि पेश हुई कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह आदेश अपने लाभ के लिए जारी किया या दिल्ली सरकार ने अदालत को खुश करने के लिए ऐसा किया। अदालत ने वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा के इस दावे से असहमति जताई। मीडिया ने शरारत की। उसने कहा कि मीडिया ने कुछ गलत नहीं किया। अदालत ने कहा कि मीडिया ने केवल ये बताया कि आदेश में क्या गलत था और गलत एसडीएम का आदेश था। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी के बीच अरविंद केजरीवाल की घटिया सियासत का अंत हो गया। कोरोना की वजह से बिगड़ती व्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है कि अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब महज नाम के ही सीएम रह गए हैं और सरकार की सारी शक्तियां LG के पास चली गईं। संसद में ये कानून बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। इस कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्य में कहा गया है
कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का संवर्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक फैसले का जिक्र कर केंद्र के कानून का विरोध किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती। बेंच ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे एलजी को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं। संविधान का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट एलजी में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। केंद्र और राज्य के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हों। अदालत ने कहा था कि 3 मुद्दे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र के अधीन होगा और संसद का कानून ही सर्वोच्च होगा। माना जा रहा है कि इस कानून को अधिसूचित करने का ये वक्त सबसे सही है। जब हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए मची त्राही पर तल्ख टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन का आदेश दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कल सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का है। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को फेल बताया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार से जज ने कहा कि आप कुर्सी पर हैं, आप सरकार चला रहे हैं लेकिन समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को तो फटकार लगाई ही, एक ऑक्सीजन सप्लायर पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक सप्लायर के झूठ को पकड़ने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस यूनिट को टेक ओवर करने और ऑक्सीजन की जरूरत वाले अस्पतालों से उससे सप्लाई का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कल तक यूनिट का टेक ओवर हो जाना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि आज ही हो जाएगा। दरअसल सुनवाई के दौरान एक सप्लायर तरुण सेठ ने दावा किया कि उन्हें तो सिर्फ 4 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कहा गया। सेठ ने कहा कि जब वे दिल्ली सरकार के अधिकारियों से पूछते हैं क्या वे सारा ऑक्सीजन इन्हीं 4 अस्पतालों को भेजें, तब वे कहते हैं कि बाकी 76 को भी आपको मैनेज करना होगा। इस बीच सप्लायर ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल के बारे में दावा किया कि वह ऑक्सीजन नहीं ले रहे, कहते हैं किसी और अस्पताल को दे दें, हमें जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने उसके उस झूठ को पकड़ लिया। कोर्ट ने तरुण सेठ नाम के सप्लायर से कहा कि आप अपने अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए वरना हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। एक भी मरीज मरा तो हम आपको लटका देंगे। अदालत ने कहा कि आप बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं। यहाँ इतनी त्राही मची है, लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहे हैं और आप लाभ कमाने में लगे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी यूनिट हम टेक ओवर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने एक न चली और ये तय हो गया कि कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के दिन अब गिनती के बचे हैं। सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। संकेत साफ हैं कि पंजाब में अगली सबसे बड़ी और कड़ी लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच होने वाली है। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने घेरा और टीएमसी की ऐसी तैसी कर दी। सिद्धू की कोशिश भी कुछ वैसी ही करने की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब के शुभेंदु अधिकारी सिद्धू किस दम पर बन पाएंगे। शुभेंदु को तो बीजेपी का साथ मिला, लेकिन सिद्धू अपनी सियासी दुकान कहां सजाएंगे। अकाली दल में सिद्धू की एंट्री होगी नहीं और बीजेपी में उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लुधियाना से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की सीधी और साफ चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए आजाद हैं।
उनका नसीब भी जनरल जे सिंह की तरह हो जाएगा। जनरल सिंह पिछले चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू साफ करें कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं। अगर हैं तो मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ उनकी लगातार बयानबाजी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े को अपना पक्ष चुन लेना चाहिए, क्योंकि वह पार्टी का अनुशासन तोड़ने में लगे हुए हैं। बीजेपी उन्हें वापस नहीं ले जाएगी। जहां तक शिरोमणि अकाली दल का संबंध है, वे भी इनसे चिढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की भी सराहना की और कहा कि उनके बाद वह अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इसलिए सिद्धू के सुनील जाखड़ की जगह नियुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू को अभी कांग्रेस में आए 4 ही साल हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने युवा कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वे उनसे बहुत सीनियर हैं। इसलिए सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद कैसे दे दिया जा सकता है? कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुनील जाखड़ के इस्तीफे की पेशकश पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बुधवार को सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया था। साथ ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। सिद्धू ने कोटकपूरा और बहबल कला फायरिंग मामले में एसआईटी की जांच रद्द होने पर बिना नाम लिए कैप्टन पर तंज कसा। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने लिखा है कि यह सरकार या पार्टी की नाकामी नहीं, बल्कि एक आदमी की है जिसने दोषियों से हाथ मिला रखा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों से साफ है कि पंजाब कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि इससे पहले पंजाब में अक्सर नवजोत सिंह सिद्धू ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते रहे हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने खुलेआम नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती दी है। इसके अलावा कैप्टन का ये कहना कि वह किस पार्टी में जा रहे हैं, इससे साफ है कि पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से उथल पुथल होने वाली है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच मई 2019 में तब तनाव देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थानीय शासन विभाग के अकुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराया और दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में इसी के कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पलटवार किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब की अंतरात्मा को पटरी से उतारने के प्रयास विफल हो जाएंगे। मेरी आत्मा पंजाब है, पंजाब की आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। हमारी लड़ाई न्याय की है और दोषियों को दंडित करना। एक विधानसभा सीट एक ही सांस में चर्चा के लायक भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग पर जुबानी शोले बरसाने वाली ममता बनर्जी को लेने के देने पड़ गए। ममता बनर्जी के खास लठैत अनुब्रत मंडल पर चुनाव आयोग ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुब्रत मंडल को कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया है। मंडल 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सीआरपीएफ की कड़ी निगरानी में रहेंगे। सूत्रों का ये कहना है कि ये निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडल के खिलाफ की गई शिकायतें मिलने के बाद लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक और डीईओ तथा एसपी बीरभूमि की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने निर्देश दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीरभूमि के टीएमसी के जिलाधीश अनुब्रत मंडल ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सीएपीएफ की कड़ी निगरानी में रखा जाए। इस अवधि के दौरान पूरी वीडियोग्राफी की जाए। बीरभूमि में 28 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अनुब्रत मंडल को निगरानी में रखा गया है। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी निगरानी में रखा गया था। 2019 में मंडल को मतदान के दौरान एक बूथ से दूसरे बूथ ले जाने पर कर्मचारियों को खतरा होने की आशंका के चलते निगरानी में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी घटिया सियासत के चलते अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। दिल्ली में बढ़ती कोरोना की रफ्तार, हाई कोर्ट की फटकार के बीच केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के सारे पर कतर दिए, लेकिन इतने से अरविंद केजरीवाल की मुसीबत खत्म नहीं हुई। मुमकिन है कि कोरोना पीड़ितों के प्रति आपराधिक लापरवाही बरतने के अपराध में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को आपराधिक उपेक्षा का आरोपित बताया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल कर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी है। कपिल मिश्रा के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल आपराधिक उपेक्षा के आरोपित हैं। कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही के कारण ही दिल्ली में सैकड़ों लोगों की जान गई है और लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि आइनॉक्स और जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा अस्पताल और गंगाराम आदि द्वारा हाईकोर्ट में दिए स्टेटमेंट से ये साफ है कि ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली सरकार के गलत आदेशों और आपराधिक लापरवाही की वजह से बाधित हुई है। असल में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अस्पतालों ने अपना पक्ष रखते हुए साफ शब्दों में कहा था कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की कोई समझ नहीं है और इसी की सजा अस्पताल वाले और मरीज दोनों भुगत रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसके बाद दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी, हाईकोर्ट का रवैया इस पर काफी सख्त रहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हर मसले पर पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा था कि अगर आपसे नहीं संभल सकता तो हम केंद्र सरकार को कहते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के पर कतर दिए और बजट सत्र में पारित कानून को दिल्ली में अधिसूचित कर दिया, जिसके मुताबिक अब दिल्ली सरकार का मतलब एलजी हो गया। बगैर एलजी की मंजूरी के अरविंद केजरीवाल सरकार अब कोई फैसला नहीं ले सकती। कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस से 3 विषयों पर जांच करने का आग्रह किया है। पहला, लापरवाही से हुई मौतों की जांच। दूसरा, केजरीवाल सरकार की तरफ से 3 महीने के अंदर जारी किए गए करीब 150 करोड़ के विज्ञापन में भ्रष्टाचार की जांच। और तीसरा, पीड़ितों को मुआवजे की जांच। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कपिल मिश्रा कभी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे और इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी भी माना जाता था। यही वजह है कि केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद दिया। अपनी शिकायत में कपिल मिश्रा ने खुद को हिंदू इकोसिस्टम का फाउंडर बताते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम की लापरवाही के चलते पूरे शहर के अस्पतालों में सैकड़ों जानें गईं। उन्होंने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया कि जयपुर गोल्डन जैसे अस्पताल जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, उन्हें ऑक्सीजन न देकर उसे डायवर्ट कर दिया गया, जो आपराधिक लापरवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।